हुआ कि डिबेट कर लो आप। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में करनाल जीटी रोड भी पूरे तरीके से जाम है। हालांकि वैकल्पिक रास्ते जरूर बनाए गए हैं, लेकिन देखने में आया कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। ये इसे लोगों का डर कहा जाए या समर्थन कहा जाए, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास करनाल के जाने माने जो अधिवक्ता हैं, नेता हैं और फिलहाल किसानों का समर्थन दे रहे हैं वीरेंद्र सिंह राठौर। उनसे बातचीत करेंगे। जो दो मुख्य सवाल हैं, पहला कि क्या लोग डर के मारे सड़कों पर नहीं है या किसानों को समर्थन है, या दूसरा सवाल ये है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो कसाब को किस तरह से बिरयानी और मुर्गे खिलाए गए, एसी कमरे दिए गए, 8 करोड़ रुपए उसकी देखरेख में सुरक्षा में खर्च किए गए, लेकिन किसानों के साथ आखिर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। राठौर साहब, पहला सवाल, जो आम लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, काफ़ी कम संख्या है वाहनों की, हालांकि वैकल्पिक रास्ते प्रशासन ने ज़रूर दिए थे, लेकिन आम लोग सड़कों पर नहीं है, ये लोगों का डर है या किसानों को समर्थन है? डर नहीं है, किसानों का समर्थन भी है। दूसरा, प्रशासन ने भी कल लोगों से आह्वान किया था कि वो 12 से 3 बजे तक सड़कों पर ना निकले, परंतु फिर भी आप देख सकते हैं कि किसान भाइयों ने शांतिप्रिय तरीके से वैकल्पिक मार्गों का, एमरजेंसी लेन्स का भी इंतजाम कर रखा है। अगर कोई भाई एमरजेंसी में भी होगा तो उसकी भी तैयारी किसान भाइयों ने कर रखी है। मुख्य उद्देश्य आज के इस चक्का जाम का यह था कि देश में करोड़ों लोग इस बात को समझें कि ये तीनों कानून जो है वो कैसे आम आदमी, छोटे व्यापारी, गरीब, मजदूर और सब तमाम देश की 130 करोड़ जनता के हित में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम जो है पूर्ण रूप से सफल हुआ है और देश की जनता अब ये मान चुकी है कि ये कानून जो है ये देश हित में नहीं है। सर, जब आपकी सरकार थी, सेंटर में भी थी और महाराष्ट्र में भी थी, 26/11 का हमला हुआ था, बड़ा दुखदाई था। लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान है वो गंवानी पड़ी। उसका जो मुख्य आरोपी था कसाब, अजमल कसाब, उसको जवाइयों की तरह ट्रीट किया गया था, मुर्गे बिरयानी तक खिलाई गई थी। हालांकि वो ठीक नहीं था, हम लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सरकार के तौर पर देखें, लोकतंत्र के तौर पर देखें तो उसकी जो सेवा की गई, जो किसान पूरे देश को अन्न खिला रहे हैं, उनकी बिजली पानी काट दिए, जो ढाबे वाले इनकी सेवा कर रहे थे, जो इनको पानी खाना दे रहे थे, उनकी बिजलियां कटवा दी गई, कील लगवा दी गई, 8 लेयर की बैरिकेटिंग करवा दी गई। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट करते तो वो कीलें हटवा दी जाती हैं, क्या चक्कर है ये? देखिए, जहाँ तक कसाब की आपने बात करी, वो तो एक कैदी के रूप में तिहाड़ जेल में बंद थे और हर एक कैदी के साथ जेल मैनुअल के तहत ही जब देश में प्रजातंत्र हो तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो कोई भी कैदी हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। परंतु आज जो किसान हमारे जेल में बंद हैं, कल भी आपने देखा होगा किस प्रकार से चोटें जो है किसान भाइयों को मारी गई और प्रशासन प्रताड़ना कर रहा है। हमारी सरकार के अंदर और इस सरकार के अंदर सिर्फ अंतर ये है कि 2014 से पहले देश में डेमोक्रेसी थी और 14 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता और 2019 के आते आते डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से समाप्त करी। जब देश में डेमोक्रेसी का अंत हो रहा हो तो ये सब चीज़ें तो स्वाभाविक है, इनका होना स्वाभाविक है और इस सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है। सरकार जब से सर 2014 से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, एक देशद्रोह और गद्दार शब्द काफ़ी सस्ता बना दिया है, जिसके काफ़ी मायने हुआ करते थे। अब तो कोई पत्रकार खबर चला दे तो वो भी गद्दार है, कोई अपनी बात कह दे तो वो भी गद्दार है, यानी इतना हल्का और सस्ता शब्द बना दिया। ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण है नेशनलिज्म की परिभाषा को हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हल्के में लिया। 1947 से पहले जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाए हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। और मैंने तो पहले भी कहा, पूरे भारतवर्ष में आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता नहीं है पूरे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेता हो। और मेरा खुला चैलेंज है, नागपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्टर खंगाल ने एक आदमी पूरे देश में से निकाल करके दिखा दें जो देश की आज़ादी के बाद इसको स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलती हो। कहने का मतलब ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो केवल देश की आज़ादी की खिलाफत करी, परंतु आज़ादी के आंदोलन के अंदर इन्होंने कोई भागीदारी और कोई सहयोग नहीं किया। तो ऐसे लोगों से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की बात जो है वो शोभा नहीं देती। आपने देखा होगा नागपुर के इनके कार्यालय पे आज तक जीवन भर इन्होंने नेशनल फ्लैग को नहीं फहराने का काम किया, तो उससे क्लियर साबित होता है ये नेशनल फ्लैग का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को में हल्कापन जो लाया गया है वो 2014 के बाद से, जब से ये ताकतें देश में हावी हुई हैं, ये हल्कापन जब से आया है।
राठौर साहब, जब बात की जाती है केंद्र सरकार के मंत्रियों से, जो हम मीडिया में बयान सुनते हैं, क्योंकि हम जैसों को तो नहीं मौका मिलता उनसे इंटरेक्शन कर पाए, वो कहते हैं कि ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं, ये 20 साल से जो हमने सलाह ली, किसानों से बातचीत की, 20 सालों से निकलकर जो चीज़ें आई वो हमने करी। तो 20 साल पहले, 20 साल के अंदर तो लगभग 10 साल आपकी भी सरकार रही। तो अगर आप लोग भी अच्छा काम कर रहे थे, फिर लोगों ने जो वोट है वो बीजेपी को क्यों दिया, क्यों ये बदलाव लाए, जब सब कुछ वही इम्प्लीमेंटेशन करना था जो आपने किया? देखिए, सकारात्मक सोच से मैं बात करूँगा। देश के किसान का कल्याण हो, ये तो हर एक सरकार चाहती है, और हम भी ये मानते हैं कि जब तक देश के किसान की जेब को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। पर सवाल ये है कि ये तीनों कानून जो ये लेकर के आए हैं, इसमें जो सबसे पहली अमेंडमेंट है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की अमेंडमेंट, ज़रूरी वस्तुएं अधिनियम कानून 1955, जो पहले प्रतिबंधित करता था कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते, उस कानून को संशोधित करके अब आपने जमाखोरी करने का एक लाइसेंस जो है देश के लोगों को देने का काम कर दिया, पूंजीपतियों को देने का काम कर दिया। आप ही बताएं, कोई भी डेवलपिंग अर्थव्यवस्था जमाखोरी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकती है? ये हमारी समझ से परे है। ये जमाखोरी का केवल और केवल मकसद ये है कि जो कृषि का जो मार्केट है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मार्केट है, देश की सबसे बड़ी मार्केट है, जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, उस मार्केट को चंद पूंजीपतियों के हाथ में आप सौंप दीजिए, क्योंकि ये मार्केट 130 करोड़ जनता की डेली नीड्स को कैटर करने का काम करती है। तो ये इतना बड़ा बाजार जो है, ये आज 3-4 पूंजीपतियों को सौंपने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हो गए। और सुन लीजिए, किसान से समझदार व्यक्ति कोई नहीं। ये देखने में शायद अनपढ़ लगता हो, पर जो हल धरती का पेट चीर करके दाना पैदा करना जानता है, उसको पता है कि किस चीज़ में उसका फायदा है, किस चीज़ के अंदर उनका नुकसान है। बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ। किसानों के अंदर, आम लोगों के अंदर, सभी के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी कि अब तो एक कॉल की बात है, तो शायद एक कदम दूरी है। अगले दिन वहाँ पर कीलें लगवा दी गई। आज जो एमपी हैं संजय भाटिया, उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो तो हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए करवाई थी। क्या इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि कहना कि एक कॉल की दूरी पे हूँ और अगले दिन कीलें लगी? कॉल और कीलें, ये क्या चीज़ है? देखिए, बिल्कुल गलत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। वो हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसान को परेशान किया जाए। जो कीले लगवाने का मकसद था, मैंने स्वयं वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के वो जगह देखी है। जिस तरीके से कीलाबंदी की गई थी, वो कीलाबंदी का मकसद था कि किसानों की रसद को आने वाले दिनों में रोक दिया जाए, ताकि भूखे प्यासे रह करके वो जो है भूख प्यास से तड़प कर वहीं जो है आंदोलन को सरेंडर करने का काम कर दें। परंतु देश के लोगों का समर्थन 27 तारीख के बाद से इतना लार्ज स्केल के ऊपर किसान भाइयों को मिल रहा है कि किसान सरकार को झुकना पड़ रहा है, और अपनी हर गलती को छुपा करके, किसी तरीके से मुंह छुपा करके बाहर निकलने वाली बात सरकार करने कभी। आखिरी सवाल है कि पहले कोशिश की गई जाती थी कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। 26 जनवरी के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला, हिंदू और सिखों के बीच में जो डिफरेंसेस है, खाई है, वो खोदी जाए। जब वो भी बात नहीं बनी, तो अब एक हरियाणा की कास्ट को उठाकर यानी कि पॉइंट आउट किया गया कि इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ इसी कास्ट के लोग हैं। ये घूम फिर कर बात जात बिरादरी पे, कास्टिज्म पे क्यों आ जाती है? ये चल क्या रहा है देश में? देखिए, आरएसएस के लोग 26 तारीख के वाक़ये के बाद, जिसकी हम सब निंदा करते हैं, परंतु उनको मौका मिला अपने विषैले जो तीर हैं वो देश में छोड़ने के लिए, और हमारे इलाके में भी छोड़ने का प्रयास किया गया और कई जातियों को आपस में भिड़ाने का काम किया गया। परंतु मैं तो कहूँगा कि भगवान की इतनी बड़ी मेहरबानी इलाके पर और हमारे देश पे रही कि वो अपनी इस कार्यशैली पर, अपने इस काम के ऊपर पूरे नहीं उतर सके। 36 बिरादरी के लोग, आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी हज़ारों की संख्या में हर जाति बिरादरी के लोग जो हैं वहाँ उपस्थित, उन्होंने समर्थन किसान भाइयों को दिया। और मुझे लगता है कि 27 तारीख के बाद से और जो आंदोलन है वो उसने व्यापक रूप ले लिया है, और ज़्यादा समर्थन हर एक बिरादरी का किसानों को मिल रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, आप इन सबसे पूछ लीजिए, क्या कोई एक बिरादरी के भाई खड़े हैं? यहाँ तो हर बिरादरी के, माइनॉरिटी के, दलित, बैकवर्ड के भाई, फॉरवर्ड के भाई, तमाम सारे भाई जो हैं वो इस आंदोलन के अंदर खड़े हैं। आखिरी सवाल क्या क्या के, क्योंकि पत्रकार है, दिल नहीं भरता हमारा भी सवाल पूछ कर। मुख्यमंत्री जी आज करनाल आ रहे हैं, रात स्टे है उनका यहाँ पर, जाहिर तौर पर जानकारी लेंगे क्या कुछ चल रहा है करनाल में। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी उन तक पहुँचेगा, हो सकता है आपकी कुछ सलाह माने। कोई बड़ी बात नहीं है, करनाल तो पॉलिटिकल टूरिज्म की जगह है।
पॉलिटिकल टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो कोई इसके अंदर कोई बड़ी हैरानी की बात कहना नहीं चाहेंगे उनको? क्या कह सकते हैं। देखिए, टूरिस्ट जो लोग होते हैं वो आते हैं, एक रात बिताते हैं और चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी भी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। करनाल पॉलिटिकल टूरिज़्म की एक बेहतरीन स्पॉट है, तो एक अच्छे टूरिस्ट की तरह एक अच्छे टूरिज़्म प्लेस के ऊपर मुख्यमंत्री जी आएंगे और चले जाएंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर, जिन्होंने सीधे तौर पर सभी सवालों के जवाब दिए और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी तो पॉलिटिकल टूर पर आते हैं, क्योंकि करनाल टूरिज्म पॉलिटिकल टूरिज्म की जगह। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर वीरेंद्र सिंह राठौर ने किसान आंदोलन में पहुंचकर अपनी बात को रखा और सीधे तौर पर कहा कि 2014 से पहले जब हमारी सरकार थी तब देश में डेमोक्रेसी थी, अब देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। धन्यवाद।